दोस्तों, हमें अक्सर फोर्ब्स या ब्लूमबर्ग के टॉप 10 अमीर लोगों की लिस्ट लगातार देखने को मिलती रहती है, जिसमें आजकल जेफ बेजोस सबसे अमीर व्यक्ति हैं। उनके अलावा इस लिस्ट में बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, मार्क जकरबर्ग, इलोन मस्क और मुकेश अंबानी जैसे लोग आते हैं और ये लिस्ट ऊपर नीचे होती रहती है। जैसे कभी इलोन मस्क आगे हो जाते हैं तो कभी मुकेश अंबानी, और आए दिन ये भी देखने को मिलता रहता है कि किसी दिन जेफ बेजोस की नेटवर्थ में $10 बिलियन जुड़ गए या फिर उतने ही कम भी हो गए। जेफ बेजोस, जिनकी नेटवर्थ अभी लगभग $180 बिलियन के आसपास है, और मुकेश अंबानी, जिनकी लगभग $75 बिलियन नेटवर्थ है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि ये अमीर लोगों की नेटवर्थ की गिनती कैसे होती है। क्या इन लोगों के पास सच में इतना बैंक बैलेंस है या कोई और भी इन लोगों से ज़्यादा अमीर है, जिनकी गिनती ये फोर्ब्स या ब्लूमबर्ग के रैंकिंग में नहीं होती है। तो इन सब के बारे में मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले बता दूँ कि नेटवर्थ का मतलब क्या है। नेटवर्थ का मतलब होता है कैश प्लस टोटल एसेट माइनस लायबिलिटी। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास कितने पैसे हैं कैश में या इन्वेस्टमेंट में या फिर बैंक बैलेंस में। इसके अलावा आपके पास कितनी संपत्ति है, जैसे ज़मीन, घर, कार वगैरह। तो आपके पैसे और इन एसेट की वैल्यू आपकी टोटल नेटवर्थ हुई। इसके अलावा अगर आप कोई कर्ज या लोन लेते हैं तो वो आपके नेटवर्थ से माइनस हो जाती है। तो ये हुई नेटवर्थ की सिंपल डेफिनेशन। अब बात करते हैं इन बिलियनियर्स की कि इनके नेटवर्थ की गिनती होती कैसे है। तो दोस्तों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि बिलियनियर्स भी कई टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले इन टॉप 10 बिलियनियर्स की बात कर लेते हैं। तो टॉप 10 अमीर लोगों की नेटवर्थ का पता लगाना बहुत आसान है, क्योंकि इनकी नेटवर्थ इनकी कंपनी से जुड़ी हुई होती है। जैसे जेफ बेजोस की अमेज़ॉन से, मार्क जकरबर्ग की फेसबुक से, मुकेश अंबानी की रिलायंस से और इलोन मस्क की टेस्ला से। इनकी नेटवर्थ का अधिकतर हिस्सा इनकी कंपनी से ही जुड़ा होता है, जो होता है इन सभी लोगों के कंपनी का शेयर। जैसे जेफ बेजोस की बात करें तो उनका नेटवर्थ अमेज़ॉन के स्टॉक से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अमेज़ॉन के शेयर्स में उनकी 11.5% की हिस्सेदारी है। यानी कि अमेज़ॉन के टोटल 500 मिलियन शेयर्स में से जेफ बेजोस के पास 55.5 मिलियन शेयर्स हैं, और अभी अमेज़ॉन के एक शेयर की प्राइस लगभग $3000 है। तो इस तरह से 55 मिलियंस को $3000 से मल्टीप्लाई करें तो लगभग निकल कर आता है $170 बिलियन। और इसके अलावा उनके बाकी के एसेट को जोड़ दिया जाए तो उनका नेटवर्थ निकल कर आता है 180 बिलियंस। वैसे जेफ बेजोस तो और भी अमीर होते अगर उनका तलाक नहीं हुआ होता। तलाक होने से उन्होंने अपना 25% शेयर खो दिया, नहीं तो अभी उनका 200 बिलियन से भी ज़्यादा का नेटवर्थ होता। वैसे भी कुछ दिनों में उनके 200 बिलियन ऐसे भी हो जाएंगे। तो इस तरह से जेफ बेजोस का नेटवर्थ निकालना बहुत आसान है, क्योंकि इनकी नेटवर्थ पूरी तरह से उनकी कंपनी से ही जुड़ा हुआ है। इसी तरह और भी बिलियनियर्स हैं, जैसे इलोन मस्क की नेटवर्थ उनकी कंपनी टेस्ला से जुड़ी हुई है। टेस्ला का स्टॉक्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और टेस्ला के स्टॉक्स में इलोन मस्क की लगभग 22% की हिस्सेदारी है। तो इस कारण से भी इलोन मस्क का नेटवर्थ बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। इसी तरह से मार्क जकरबर्ग और मुकेश अंबानी का नेटवर्थ निकालना भी इसी तरह से बहुत आसान है, क्योंकि इन सब की मैक्सिमम नेटवर्थ इनकी कंपनी से ही जुड़ी हुई है। मुकेश अंबानी की भी रिलायंस में 40% से ज़्यादा शेयर्स हैं, जिनसे उनकी नेटवर्थ लगभग $75 बिलियन है। और अब जियो को भी वो पब्लिक स्टॉक में डालने का प्लान कर रहे हैं। तो अगर जियो का शेयर भी परफॉर्म करेगा तो उनकी नेटवर्थ और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये कंपनी के शेयर इस तरह से काम करते हैं कि जब कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो लोग उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो उस कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ जाता है। जैसे अमेज़ॉन अभी लॉकडाउन के टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उसका स्टॉक भी बहुत ऊपर जा रहा है। उसी तरह से एप्पल, रिलायंस, टेस्ला, ये सब का भी स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जैसे टेस्ला की एक शेयर की वैल्यू मार्च 18 को $361 थी, उसी शेयर की वैल्यू अभी $1400 से भी ऊपर है। यानी कि 4 गुना से भी ज़्यादा इंक्रीज हो गया इन 4 महीनों में। यानी कि अगर आपने टेस्ला में मार्च 18 को अगर $1000 इन्वेस्ट किया होता तो आज वो $4000 से भी ज़्यादा का हो जाता। और इलोन मस्क के तो टेस्ला में 38 मिलियन शेयर्स हैं। इसी कारण से इलोन मस्क का नेटवर्थ 2020 में तेज़ी से बढ़ा है। तो कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो शेयर्स की वैल्यू बढ़ती है।
और अगर ख़राब परफॉर्म करती है तो लोग अपना पैसा उस कंपनी से निकालने लगते हैं और इससे कंपनी के शेयर की वैल्यू गिर जाती है। यानी कि अगर शेयर बेचने से ज़्यादा खरीदा जा रहा हो तो शेयर की वैल्यू बढ़ती है, पर अगर शेयर ज़्यादा बेचा जा रहा हो पर खरीदा ना जा रहा हो तो शेयर की वैल्यू गिरती है। इसी वजह से हम देखते हैं कि जेफ बेजोस की नेटवर्थ किसी दिन $13 बिलियन बढ़ जाती है तो किसी दिन इतना ही घट भी जाती है। तो अगर छोटे मोटे इन्वेस्टर अपना शेयर बेचते हैं तो कंपनी की शेयर की वैल्यू गिर जाती है। तो अगर कंपनी का मालिक, जिनका कंपनी में 10 से 50% का हिस्सेदारी होता है, वो अगर अपना शेयर बेचना चाहे तो क्या होगा। तो इस तरह से जेफ बेजोस अगर अपने सारे शेयर्स को बेचना चाहें और ये सोचे कि वो अपनी सारी $170 बिलियन को निकाल लेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर वो अपनी थोड़ी सी भी शेयर को सेल करेंगे तो अमेज़न के स्टॉक्स की वैल्यू गिरने लगेगी और ज़्यादा स्टॉक्स अवेलेबल हो जाने के कारण अमेज़न के बाकी इन्वेस्टर में पैनिक हो जाएगा और वो भी अपना शेयर बेचने लगेंगे। इस तरह से अमेज़न की पूरी शेयर धड़ाम हो जाएगी और जेफ बेजोस ऐसा नहीं चाहेंगे। तो इसका ये मतलब निकलता है कि जेफ बेजोस की सारी संपत्ति कागज़ पर ही है और वो अपनी सारी संपत्ति को कैश में नहीं बदल सकते हैं। हालांकि वह थोड़ा थोड़ा शेयर हर साल बेचते हैं, लगभग $1 या $2 बिलियन के लिए, जिससे वो अपनी लाइफ स्टाइल और अपनी ब्लू ओरिजिन कंपनी के लिए खर्च करते हैं। थोड़ा थोड़ा करके शेयर बेचना पॉसिबल है ताकि शेयर के प्राइस ज़्यादा ना गिरें और लोग पैनिक ना हो जाएं। तो $1 या $2 बिलियन निकालना तो संभव है, पर सारी की सारी संपत्ति निकालना संभव नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों कह सकते हैं कि ये बिलियनियर्स की संपत्ति स्टॉक्स या बॉन्ड में होती है जो कि वो आसानी से लिक्विडेट नहीं कर सकते। इलोन मस्क की भी वही कहानी है। उनका लगभग सारा नेटवर्थ टेस्ला के स्टॉक में लगा हुआ है, यानी कि ये संपत्ति उनके बैंक में नहीं है और वो अपने शेयर को बेचते भी नहीं है और अपनी डेली लाइफ के लिए पैसे उनकी सैलरी और बोनस और अपने एसेट्स को बेचकर प्राप्त होती है। तो दोस्तों ये है एक टाइप की बिलियनियर्स की कैटेगरी, जिनके पास पेपर में बिलियंस डॉलर होते हैं पर वो उसे कन्वर्ट नहीं कर सकते असली रुपए में। तो इनकी नेटवर्थ बस दिखाने के लिए है। ये रियल बिलियनियर नहीं है, ये पेपर बिलियनियर है। अब अगले बिलियनियर की बात करते हैं जो इनसे बेटर कैटेगरी के बिलियनियर हैं, जैसे बिल गेट्स या वॉरेन बफेट। ये दोनों भी टॉप 10 बिलियनियर्स में आते हैं, पर इनकी नेटवर्थ सिर्फ एक कंपनी से जुड़ी हुई नहीं है। जैसे बिल गेट्स अब रिटायर हो चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट से और धीरे धीरे वो अपना माइक्रोसॉफ्ट का सारा शेयर बेच चुके हैं और अब सिर्फ 1% ही बचा है और ये शेयर बेच कर या तो वो डोनेट कर रहे हैं या अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, मतलब कि कई सारी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे वॉरेन बफेट की अपनी कंपनी से ज़्यादा एप्पल के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है। तो ये दोनों ने कई सारी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो अगर इन्हें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो इन्हें अपना शेयर पैसे में बदलने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि उनका पैसा कई सारे कंपनी में लगा हुआ है। तो जहाँ कहीं से भी चाहें वो अपना शेयर बेच सकते हैं और यहाँ अपनी कंपनी नहीं है तो शेयर गिरने का भी डर नहीं है। तो ये जेफ बेजोस या एलोन मस्क से बेटर टाइप के बिलियनियर हैं, जिनकी नेटवर्थ एक कंपनी से जुड़ी हुई नहीं है। पर दोस्तों ये भी टॉप लेवल के बिलियनियर्स नहीं है। असल में ये जो टॉप 10 बिलियनियर्स हैं, इनसे कहीं ज़्यादा नेटवर्थ वाले लोग इस दुनिया में हैं, जो कि अपनी संपत्ति की जानकारी पब्लिक नहीं करते, पर असल में उनके पास अथाह संपत्ति है। और ये लोग हैं असली बिलियनियर्स। ये असली बिलियनियर्स होते हैं जो कि किसी राजशाही परिवार से होते हैं, जो कई जनरेशन से किसी देश पर राज कर रहे होते हैं, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी देश में लंबे समय से राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री रहा हो, या फिर किसी भी तरह से कोई भी ऐसे बिलियनियर्स जो कि कंपनी नहीं देश चलाते हो। जैसे पुतिन के बारे में कहा जाता है कि असल में वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान है, पर उनके नेटवर्थ का हिसाब लगाना बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए इनकी गिनती फोर्ब्स या ब्लूमबर्ग के लिस्ट में नहीं होती। इसी तरह से सऊदी के शेख या किसी तेल कंपनी के मालिक की संपत्ति भी बहुत ही ज़्यादा होती है, जिनकी जानकारी वो पब्लिक को शेयर नहीं करते, इसलिए वो भी इस लिस्ट में नहीं आते। पर ये लोग असली अमीर होते हैं, जिनकी संपत्ति बेहिसाब होती है और इनके नेटवर्थ की कोई लिमिट नहीं होती। और ये बिलियनियर्स ही नहीं, ट्रिलियनियर्स भी हैं और असली शान और शौकत की ज़िंदगी यही लोग जीते हैं और इनके नेटवर्थ का हिसाब लगाना बिल्कुल नामुमकिन है, इसीलिए ये लोग फोर्ब्स की लिस्ट में नहीं आते। पर असल में ये लोग जेफ बेजोस से कहीं ज़्यादा अमीर हैं। तो दोस्तों ये थे बिलियनियर्स के टाइप। कुछ बिलियनियर्स हैं जो टॉप रैंक में होते हैं, पर उनसे भी ज़्यादा कई अमीर लोग हैं इस दुनिया में। तो दोस्तों ये था नेटवर्थ का कैलकुलेशन और बिलियनियर्स के टाइप। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर कर दें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना भी ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।